ठीक है। 1.2 में आपको मेनली पढ़ना है एचसीएफ पढ़ना है और एलसीएम पढ़ना है और एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है और ये निकालने की विधि पढ़नी है अपन को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि, जो अब तक आपने पढ़ी भी होगी शायद बहुत बार। उसी विधि से अपन को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो एक बार पहले आप एचसीएफ एलसीएम के बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी लिख लेंगे चैप्टर की जो भी है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के बारे में बता दें। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इंग्लिश वर्ड से ही पढ़ेंगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग बता रहे हैं ना एक बार एचसीएफ का। हाईएस्ट मतलब एक चीज है ये फैक्टर, इसमें तो एक बार फैक्टर को बता रहे थे दोबारा, जैसे कोई ने नहीं हो उस टाइम अनपढ़ बनना। फैक्टर मतलब गुणनखंड से होता है ना, गुणनखंड। जैसे मैं 12 को लिख रहा हूँ, 12 को लिख रहा हूँ मैं 4x3, या 12 को लिख रहा हूँ मैं 2x6। तो 12 के गुणनखंड है 4 तथा 3, 12 के गुणनखंड है 2 तथा 6। 12 को लिख रहा हूँ मैं 12x1, तो 12 के गुणनखंड है 12 तथा 1। ये तो गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। जैसे एचसीएफ पूछा जाए आपसे, एचसीएफ पूछा रहा है 2 और 3 का एचसीएफ निकालो, तो मतलब है आपको पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आई मतलब कॉमन फैक्टर ढूंढना है इन दोनों के लिए और हाईएस्ट होना चाहिए ना, ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना है। एक बार उससे करते हैं, बड़ा सा लेते हैं, मतलब जैसे एचसीएफ निकाल पूछा जा रहा है अपन से 12 और 15, फिर इसका भी बताएंगे 2 और 3 का, है ना। तो इस मीनिंग, इसका मीनिंग बता रहे हैं ना, एचसीएफ निकालने का मीनिंग क्या है एचसीएफ का। तो 12 के फैक्टर करो और 15 के फैक्टर करो। एचसीएफ की डेफिनेशन में क्या आता है, फैक्टर आता है, इसलिए फैक्टर करेंगे। ठीक है, 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर होता है 4 इंटू अभाज्य गुणनखंड में क्या करो, मतलब अभाज्य संख्याओं में, ऐसे नहीं 4 में कर दो, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करने की कोशिश क्या करो। दो दो अभाज्य होती है, 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर कौन होती है, 7 होती है, फिर 11 होती है। ठीक है, ऐसी होती है, 13 होती है, फिर 17 होती है ना। ऐसे जो संख्या होती है, तो इनमें फैक्टर करने की कोशिश करो। तो आप कैसे करते हो, 12 के करते हो 2 6 बार, 2 3 बार, ऐसे 3 1 बार। तो ये जो संख्या आती है वो इसके क्या होते हैं, फैक्टर। तो इनके गुना के रूप में लिखी जा सकती है। 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये होती है। 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 5। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है एचसीएफ बताना है। तो आपको क्या लेना है, फैक्टर उठाना है। अपन जीसीडी के अकॉर्डिंग तो पढ़ के आए, एचसीएफ को जीसीडी के अकॉर्डिंग जब पढ़ लिया था, अपन इस परिभाषा के अकॉर्डिंग एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इन दो क्या करना है, तो 12 और 15 का एचसीएफ निकालना था। तो 12 और 15 की फैक्टर की बात करनी है, तो पहले फैक्टर ढूंढ लिया अपने। फैक्टर कौन है, ये वाला है, 2 2 और 3, और ये दोनों फैक्टर है। तो उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढने, पहले कॉमन फैक्टर ढूंढो और वो हाईएस्ट होने चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो अपन को केवल कॉमन चीज उठानी है दोनों में से। दोनों में से कॉमन चीज क्या रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, और कुछ थोड़ी आ रहा है, केवल 3 ही आ रहा है। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, 3। ठीक है, ऐसे हो गया। और एक आपने जीसीडी के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जीसीडी क्या होता था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब दोनों को भाग करे और कॉमनली डिवाइड, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को कॉमनली डिवाइड करती है, वही क्या कहलाती है, जीसीडी। तो अपन जिस एचसीएफ कौन का बोल रहे हैं, 12 और 15 का। तो 12 और 15 के लिए आप संख्या ढूंढो जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रही हो, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 ही मिलेगी, 3 से बड़ी संख्या कोई नहीं मिलेगी जो दोनों कॉमनली डिवाइड कर रही है। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। एक यदि कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिले जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो एक तो ऑलवेज होती है, तो एचसीएफ 1 हो जाता है उस स्थिति में, जिनके लिए कॉमनली कोई संख्या नहीं मिले। तो एचसीएफ 2 और 3 के लिए ऐसी संख्या होता है जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रही है, तो कोई नहीं मिलती यहाँ पे। अतः एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है यहाँ पे 1, जिनके लिए नहीं मिलती उनके लिए। तो आपसे जरूरी नहीं है कि आपसे एचसीएफ 2 संख्याओं का ही पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है एचसीएफ बताओ 2 3 5, है ना। एचसीएफ बताओ, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले, मतलब 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा। ऐसे नहीं कि 12 18 20 19, इन 3 से 4 संख्याओं का नहीं पूछा जाएगा कभी आपसे, हमेशा 2 या 3 संख्याओं का पूछा जाएगा। तो वो अपन पढ़ेंगे ना। एचसीएफ निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ना है अपने को यहाँ पे। एक बार एचसीएफ बता दिया, एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो भी बता देंगे, विधि पढ़ेंगे। ये तो अपना मीनिंग आ गया कि मीनिंग क्या होता है। एक तो जीसीडी के अकॉर्डिंग कैसे बोलोगे, आपसे पूछा जा रहा है एचसीएफ ऑफ 12 15, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रही हो 12 15 को, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई नहीं होनी चाहिए। 3 मिली तो ऐसे बोल दो 3 ही है,
या फिर आप वैसे एचसीएफ निकालना चाहोगे तो इन दोनों के फैक्टर करो, जैसे कर दिए। फिर इनमें कॉमन चीज ढूंढनी है, आप तो ये ढूंढ लो। फैक्टर करने के बाद इनमें कॉमन चीज ढूंढनी है, केवल कॉमन जो दोनों में आनी चाहिए। तो 3 ही आ रही थी तो 3 ही हो जाएगा, यहाँ से भी बोल सकते हो। तो एचसीएफ का काम यहाँ पे खत्म हो गया, है ना। इसकी डेफिनेशन में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मीनिंग बता दिया ना, कॉमन तो वही और हाईएस्ट बड़े से बड़ा। ठीक है, एक बार एलसीएम की परिभाषा पढ़ते हैं फिर और बताते हैं। एक बार बताना है, एक बार एलसीएम के बारे में बताते हैं फिर लिखा देंगे ना इन दोनों के बारे में। एलसीएम एलसीएम हमने एचसीएफ तो जब भी पढ़ लिया था 1.1 में, अब इसको पढ़ेंगे। तो एल से क्या होता है, लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, यहाँ पर उल्टा होता है। सी से मतलब वही कॉमन से, एम से मतलब है मल्टीपल से, मल्टीपल। ठीक है, तो लिस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन का मतलब वेनिस्ट, मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ पे गुणज से। तो अपन को यहाँ पे क्या चीज काम आएगी, गुणज। तो अपन गुणज से निकालेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा जैसे एलसीएम बताओ 2 और 3 का एलसीएम बताओ। तो गुणज का एक बार गुणज की चीज बात है, मैं बात कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 4 के गुणज करेंगे, तो 4 के गुणज होते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ दो, 4 के पहाड़े में जो जो संख्या आ रही है वो सब 4 के गुणज कहलाएंगी। या तो ऐसे बोल सकते हो 4 8 12, तो 4 के गुणज 4 भी है, 4 का गुणज 8 भी है, 4 का गुणज 12 भी है, 16 भी है। ऐसे ये सब संख्याएं जो होंगी वो 4 के गुणज कहलाएंगे, है ना। ठीक है, जो जो 4 के मतलब 4 के पहाड़े में, या फिर 4 को किसी संख्या से गुना करने पे जो संख्या बन रही है वो 4 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, 4 के गुणज कहलाएंगे ना। ठीक है, ऐसे 5 के गुणज हो जाएंगे, 5 10 15 20। मतलब जो 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 किस उसके पहाड़े में जो जो संख्या आ रही है वो उस चीज के गुणज कहलाएंगे। तो बोला क्या जाएगा, 5 का गुणज है 5, 5 का गुणज है 10। ठीक है, तो एलसीएम में क्या काम आता है, इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग बताते हैं एक बार फिर। और देख के बताने का मतलब आपको सॉल्व नहीं करना पड़े, वो भी बताएंगे ना। 2 और 3 का एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए क्या चीज आती है, मल्टीपल, मतलब गुणज काम में आता है। तो 2 और 3 के पहले मल्टीपल लिखो, जैसे पहले अपन ने वहां पे वो किया था ना कि फैक्टर लिखे थे, ऐसे यहाँ पे क्या लिखो, मल्टीपल लिखो। 2 के मल्टीपल लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, तो 2 के मल्टीपल लिख दी। फिर 3 के मल्टीपल लिखो, है ना। वो बता रहे हैं ना, मीनिंग बता रहे हैं अभी, है ना। निकालना तो इजी है ना, निकल जाएगा ना। एक बार मीनिंग समझ लेते हैं फिर करते हैं आगे। 3 6 9 12 15 18 24 27, है ना। और क्या हो जाएगा 30। इसके तो जल्दी हो गया पढ़ा खत्म। 3 7 21 है ना यहाँ पे, 3 8 24 3 9 27। ठीक है, ये 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो अब देखना अपन को मल्टीपल बात करनी है, मतलब एलसीएम इन दो चीजों की पूछी जा रही है, तो इन दोनों की मल्टीपल लिख दी, पहले मल्टीपल लिख दी। अब आपको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन, ऐसे मल्टीपल मतलब ऐसी मल्टीपल बताओ इनमें जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इनमें कौन कौन कॉमन आ रहा है, 6 आ रहा है, और कौन आ रहा है 12 आ रहा है, और कौन आ रहा है, और आ रहा है 18 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ऐसे और भी आते जाएंगे जो आगे भी मिलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन को कॉमन मल्टीपल तो चाहिए, उसने कहा कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल ढूंढ ली। लेकिन कॉमन मल्टीपल में भी एक ऐसी चीज चाहिए, लीस्ट, मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं बड़े से बड़ा। तो आपको पता है और भी मल्टीपल मिल सकते हैं, कॉमन मल्टीपल जो दोनों के पहाड़े में आ रहा है, लेकिन अपन को सबसे छोटा चाहिए। तो सबसे छोटा तो 6 है, अतः एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम निकालने का होता है। ठीक है, निकालने का जो टेक्निकल है क्या, बाद गुणनफल विधि से भी अपन निकाल देंगे। और मीनिंग ये रहता है कि सब कॉमन मल्टीपल रहते हैं, तो मल्टीपल में जो सबसे छोटा होगा वही हो जाता है लीस्ट एलसीएम। ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं ना। और निकालने का चीज बताते हैं एक बार, जैसे अब देख के बताने वाली चीज बता रहे हैं ना। जैसे 3 और 5 का एलसीएम पूछा जा रहा है, तो जैसे आपको और एक एचसीएफ पूछा जा रहा है 3 और 5 का। तो एचसीएफ कैसे बोलोगे, आप देख के बताने के बता रहे हैं ना। कि ऐसी संख्या जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रहे हैं, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, तब क्या बोल देंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जिनके मध्य का एचसीएफ 1 होता है उन संख्याओं को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको सहअभाज्य बोलते हैं ना। डेफिनेशन लिखाएंगे अभी कुछ देर में, चलिए एक बार समझते हैं ना। एलसीएम पूछा जा रहा है तो आपको एलसीएम में से ढूंढना है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम है तो बोल के पता चलना चाहिए आंसर क्या है, तो वो कोशिश कर रहे हैं ना बताने की। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 और 5 का। तो ऐसे ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के पहाड़ों में आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। तो 3 के पहाड़े में पढ़ो कौन सा आ रहा है, 3 दूनी 6 3 6 9 3 4 12 3 पंजे
15, अब आपको पता चल गया 6, 9, 12 तो आ नहीं सकते 3 के पाड़े, 5 के पाड़े में, 5 के पाड़े में 15 आ रहा है, तो पहले कौन मिला 15, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बोल दो 15। ठीक है, ऐसी एलसीएम बताए पूछा जाए, जैसे कि एलसीएम पूछा जा रहा है, छोटी छोटी संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, बड़ों की तो निकाल लेंगे है ना। जैसे आप एलसीएम पूछा जा रहा है आपसे, एलसीएम पूछा जाता है आपसे कि 12 और 6, 12 और 9 का एलसीएम बताओ, 12 और 9 का एलसीएम बताओ, तो ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों के पाड़े में आ रही है। तो 12 9 का पाड़ा पढ़ो, 9 2 के 18, 9 के 27, 9 चौको 36, 36 अब लगी आपको भी 9 के पाड़े में ये चीज आती है 36, तो यही 12 के में भी आती है, फिर 12 का पढ़ के चेक कर लो आती है, तो कंफर्म ही वो संख्या हो जाएगी 36, एलसीएम हो जाएगी। तो डायरेक्ट निकालना ऐसे रहता है, और टेक्निक अभी निकालने की बता देंगे ना, और लिखाने की चीज अभी दिखा रहा है एक बार। ठीक है, एससीएफ के बारे में बता रहा है, पहला पहला पॉइंट डाल लो एससीएफ। एससीएफ का मतलब 3-4 वर्ड है, उन सबों को लिख रहे हैं, बेस से है ना, या फिर इसको बोलते हैं, इसकी इंग्लिश फॉर्म लिख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। एचसीएफ के बारे में बताइए ना। और एक चीज है ना, एक चीज देखना पहले, बताने से पहले आपने बता देते हो, ठीक है। जैसे आपने एचसीएफ निकाला है 10 और 20, 10 और 12 का एचसीएफ निकाला, और एलसीएम निकाला 10 और 12 का, तो एक बार बताते हैं ना। ठीक है, 10 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोल के एक बार निकालने की कोशिश करते हैं कि एचसीएफ आएगा ऐसी संख्या दोनों को कॉमनली डिवाइड कर रही है और सबसे बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो देखना कौन करता है, सबसे पहले 2 कर रहा है, दोनों को 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12। ठीक है, एक बार इधर देखना सब, 10 और 12, 10 और 12 को आपको सबसे पहले मिल गया, एचसीएफ के लिए क्या करते हो, बड़ी से बड़ी ढूंढते हो, लेकिन अपन को सबसे पहले 2 मिल गया, 2 मिल गया, तो 2 को भाग देने पे क्या बच रहा है पहले वो चेक करो, 5 बचेगा, और इधर से क्या बचेगा 6। तब आप ये देख लो 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं आ सकता, अब इन दोनों में कॉमनली कोई को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि आप सही मतलब आपको चेक नहीं करना पड़ा करेगा, कि उनके जो भाग देने पे जो भागफल आ रहा है कि उसमें कुछ चीज भाग, उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ना। तो 10 और 12 का एचसीएफ क्या है, 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब 10 का पाड़ा पढ़ना है और 12 का पाड़ा पढ़ना है, और दोनों में सबसे पहले कौन आता है वो देखना है। तो आप देखोगे कौन आता है, 12 दूनी 24, 12 के ही पढ़ो, 10 के में तो आपको पता चल जाएगा, 10 के में तो 10 दूनी 20, 30 ऐसे ही आते हैं, तो 12 का पढ़ोगे तो क्या आता है, 12 पंजे 60 आता है, और कुछ आता है कि 12 दूनी 24, 12 की 36, 12 जो करता है 12 पंजे 60, तो 60 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 10 के पाड़े में आया, तो आता है एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो देख के पता करना आ गया। तो देखना एक चीज बताना चाह रहे हैं, जो एचसीएफ होता है, जो जैसे एचसीएफ निकाला है आपने, तो एचसीएफ होता है वो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है ऑलवेज। जो एचसीएफ होगा, देखना अच्छी चीज है कि जो एचसीएफ निकालते हैं वो ऑलवेज इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, और जो लेकिन जो एलसीएम आता है, लेकिन जो एलसीएम आता है वो इन दोनों संख्याओं से ऑलवेज मतलब डिवाइडेबल होगा, मतलब इन दोनों संख्याओं से इसमें भाग जाएगा 100%। यदि नहीं जाता तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है ना, यहाँ से भी चेक कर लिया करो। यदि एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ जो आ गया आपने निकाल लिया, तो एचसीएफ से ऑलवेज ये दोनों संख्या डिवाइड होंगी, तो हो रही है यहाँ पे 2 से हो रही है, 10 भी हो रही है, 12 भी हो रही है ना, मतलब पूर्ण से विभाजित की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शेषफल में कुछ और बचा। जैसे 2 को 10 में भाग दिया, 5 बार गया, तो शेषफल 0 बचा, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि सही अपना है ना। ऐसी जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो इन दोनों संख्याओं से डिविजिबल होता है ना। मीनिंग क्यों बोल रहे हैं अपन, ऐसा क्या होता है कि देखना एलसीएम में क्या चीज आती है, एलसीएम क्या होता है, एक नंबर होता है, वो क्या होता है मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा, मतलब इसके भी पाड़े में आएगा और इसके भी पाड़े में आएगा। जब इन दोनों के पाड़े में आ रहा है तो मतलब ये तो डिविजिबल होगा ऑलवेज, तो इसलिए अपन बोलते हैं जो एलसीएम आता है वो ऑलवेज इन दोनों संख्याओं से डिवाइडेबल होता है। लेकिन अपन एचसीएफ पढ़ते तो एचसीएफ में क्या चीज आती है काम में, एचसीएफ में काम में आता है फैक्टर, फैक्टर काम में आता है। तो फैक्टर क्या होता है, तो आपको बताया था, जब भी बताया था, तो 12 को अपन ने लिखा था 6 × 2, तो ऐसे 12 के फैक्टर में 6 भी आया था, 2 भी आया था। तो फैक्टर क्या चीज होती है, जो इस संख्या को ऑलवेज डिवाइड करती है, तो 6 भी इसको डिवाइड करती है। आपको बताया था जब भी ये फैक्टर मतलब जो भी चीज गुणनखंड में आती है वो ऑलवेज उस संख्या को डिवाइड करती है। जैसे 12 के फैक्टर में 6 भी आ रहा है तो 6 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 आ रहा है तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा। 12 के फैक्टर में क्या होता है 2 × 2 × 3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसके फैक्टर को, तो 2 भी इसको डिवाइड करेगा और
3 भी इसको डिवाइड करेगा। तो ये मीनिंग रहता है जो भी इसकी फैक्टर्स में आता है। तो इसलिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है, मतलब इसका भी फैक्टर होता है और इसका भी होता है, लेकिन वो हाईएस्ट कॉमन चीज एक तो जुड़ती है, लेकिन होते तो फैक्टर ही है ना इन दोनों संख्याओं का। तो आपको पता है जो फैक्टर होता है वो उन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, तो इसलिए बोला जाता है जो एचसीएफ आता है वो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा 10 और 12 को, और जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों संख्याओं से डिवाइडेबल होगा। एक बार लिख लो तो बताना ना। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को आप क्या बोलते हो, लेस है, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, इसके नाम है ना दो तीन जो भी है, समापवर्त। और अपना मेन काम होता है इंग्लिश की मीनिंग से, इंग्लिश मतलब लीस्ट, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट से मीनिंग है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मतलब सबसे छोटा लेना है अपन। कॉमन, कॉमन का मतलब है ओगलिस्ट से, और मल्टीपल से मतलब है गुणित से। मल्टीपल और उसके बारे में बता दिया ना पहले, ठीक है, छोटे से छोटा ओगलिस्ट गुणज होना चाहिए। और वैसे अपन हिंदी के मीनिंग में लिखें, और जैसे कि अपन जैसे अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकालने के लिए बता रहे हैं, जैसे कि अपन लिखें क्या, जैसे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना जा रहा है, जैसे कि किन्हीं दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक भी हो सकती है ना, जिन भी संख्याओं में अपन दो का ही बात करें कि दो के ही है ज्यादातर क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों एलसीएम क्या होता है, गुणज होता है, तो गुणज तो ऑलरेडी डिवाइडेबल होता है, उससे पूर्णतः विभाजित होता है। दोनों से होना चाहिए, एक से हो रहा है तो आपने गलत निकाला, विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, एक परिभाषा और आती है कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में आप बताते हैं। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इनको को प्राइम बोलते हैं। प्राइम जैसे प्राइम, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, और को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या। दो संख्या, इन दो संख्याएं, दो संख्याएं सहभाज्य कहलाएंगे, मतलब दो संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये सहभाज्य संख्या है, दो संख्याओं को कंपैरेटिवली बात करेंगे, ये दोनों संख्या एक दूसरे की सहभाज्य ऐसे बोल सकते हो, दो संख्याएं सहभाज्य कहलाएंगी यदि, कब कहलाएंगी, यदि उनके मध्य का एचसीएफ एक हो, यदि उनके मध्य का एचसीएफ वन हो, मतलब एचसीएफ एक है, एक हो, एचसीएफ एक का मतलब उन दोनों को उस एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं मिलनी चाहिए जो दोनों को कॉमनली डिवाइड करे, है ना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं सहभाज्य संख्याओं के दो तथा तीन, दो तथा तीन सहभाज्य क्यों है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ क्या आता है, बनाता है, एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ दो और तीन का एचसीएफ क्या आता है, बनाता है, आता है, ये कैसी है, सहभाज्य। और एग्जांपल लेते तो बात क्या होता है, 17 तथा दो, 17 और दो का एचसीएफ भी बनाता है, इनका भी एचसीएफ बन होता है, मतलब एचसीएफ से नहीं, इन दोनों को कोई संख्या बन के अलावा और कोई डिवाइडेबल नहीं कर सकती, इसलिए इनका एचसीएफ बन है ना। ठीक है, दो संख्या सहभाज्य कहलाएंगी यदि उनके मध्य एचसीएफ
ठीक है, वो म्यूट रह गए थे ना। ठीक है, बता रहे हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये इसे और लिख लेना है ना। ये है लास्ट एक और थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब प्रत्येक बात संख्या को अभाज्य संख्याओं के मीनिंग बताएंगे ना इसका भी। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल लिख लो ना, गुणनखंड की जगह गुणनफल लिख लेते हैं। तो गुणनफल मतलब गुना, उनका गुना कर दो। गुणनखंड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड ब्रैकेट में गुणनफल भी बोल दो। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक बात संख्याओं को अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये स्टेटमेंट है। तथा एक चीज और बता रहे हैं इस प्रमेय के बारे में। ये जो ये जो ये जो गुणनखंड है, मतलब ये जो गुणनफल लिखा है इन दो अभाज्य, ये जो गुणनखंड है, ये अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, एक चीज ब्रैकेट में लिख लेना। अद्वितीय कब होता है कि ये जो अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या आ रही है उनके क्रम के बिना अद्वितीय होता है। संख्याओं के क्रम के बिना, मीनिंग बताएंगे ना, एक बार लिखो। संख्याओं के क्रम के बिना मतलब क्रम का महत्व नहीं है, क्रम का महत्व नहीं है, महत्व नहीं है, ऐसे लिख लो, महत्व ना देते हो। ये स्टेटमेंट है इसका। चलो हमको लिखो, फिर बताते हैं। ठीक है, मीनिंग बता रहा है इसका। प्रत्येक भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? इनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य का नहीं जाता, तो उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या? 12। 12 कैसी है? भाज्य। तो वो क्या कहना चाह रही है फिर में कि भाज्य संख्या है कोई भी, तो उसकी गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड करोगे मतलब गुणनफल करोगे तो उनमें क्या आएंगी? अभाज्य संख्या। यही कहना चाह रहा है कि गुणनखंड करोगे तो अभाज्य संख्या आएंगी आएंगी। जैसे 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुना 2 इंटू 3, तो 2 और 3 कैसी संख्या है? सब अभाज्य। आप 12 को ये भी लिख सकते हो कि 6 इंटू 2 लिख सकते हो, 12 इंटू 1 लिख सकते हो, 12 इंटू 1 लिख सकते हो। चलो है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 6 आ रहा है और 2 आ रहा है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। देखना 6 अभाज्य नहीं है, तो जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या, जैसे बोले कैसे इसको। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, बोलने का देख रहे हैं, मतलब कि 6 लिख रहे हो तो 6 में भी तो 2 और 3 आ रहे हैं। ये चीज बताना चाह रहे हैं, 6 में भी क्या आ रहा है? 2 और 3 तो आ ही रहे हैं। तो मतलब भाज्य संख्या के गुणनखंड करोगे किसी भी संख्या के रूप में से, यहाँ पे 12 और 1 के रूप में क्या है, तो 12 को भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो संख्याएं होंगी, मतलब इनका एकदम शॉर्ट, इससे ज्यादा शॉर्ट तो कर नहीं पाओगे, मतलब एकदम सिंपलेस्ट 2 और 3 के अलावा। तो जब भी आप इसके गुणनखंड करोगे तो इसमें क्या आती है? अभाज्य संख्या। ये कहना चाह रहा है भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किनकी? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। 2 इंटू 2, जैसे यहाँ पे 12 को कर रहे हैं, ऐसे 15 को क्या करते हो? 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 15 में 1 और 15 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 2 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो इसके जो गुणनखंड की इसमें क्या आ रही है? अभाज्य संख्या है। यही कहना चाह रहा है। तो ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी, ये कहना चाह रहा है। जैसे इसके 15 के अभाज्य गुणनखंड ये लिखती है, मतलब ये जो को लिखती है इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं उनको। तो अभाज्य गुणनखंड कर दिया, फिर में 3 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है क्या अभाज्य? और कोई टुकड़े कर सकते हो क्या इनके अलावा जिनमें अभाज्य संख्या ही है? अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब ऐसे 3 और 5 ये तो लिख सकते हो 15 और 1, लेकिन ये अभाज्य थोड़ी है दोनों। अपन तो अभाज्यों की बात कर रहे हैं। तो यही चीज कहना भी है, ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होता है। किन के लिए अद्वितीय होता है? ये जो संख्या अभाज्य संख्याओं के लिए, मतलब 3 और 5 के अलावा ऐसे कोई भी ऐसा गुणनखंडों का गुणनफल नहीं मिलेगा जिनमें अभाज्य संख्या है ना। ठीक है, ये कहना चाह रही है। संख्याओं के क्रम का महत्व न देते हुए, संख्याओं के क्रम का महत्व न देने का मतलब 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 एक ही चीज कहना चाह रहा है। ठीक है, इन दोनों को अलग नहीं कहोगे आपके 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3। ठीक है, बस ये कहना चाह रही है। स्टेटमेंट है थोड़ा सा है ना, बस वैसे आपके काम आ जाएगा हल्का सा।
काम तो नहीं आएगा पर पढ़ने के लिए है इतना। ठीक है, बताना आगे का समझना। वैसे एग्जांपल लेते हैं एक बार खुद से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के। एचसीएफ क्वेश्चन है जैसे आपका एचसीएफ और एलसीएम बताया, एचसीएफ भी बताओ एलसीएम भी बताओ, और कब अब और किस विधि से बताने हैं, आवाज गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। लेकिन आपने 1.1 में किस विधि से एचसीएफ निकालना सीखा था, यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड से तो निकाल सकते हो। ऐसे अब यहाँ पे अपन आवाज गुणनखंड से पढ़ेंगे ना, जिस विधि से पेपर में क्या उस विधि से निकालना है। आवाज गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने की टेक्निक बता रहे हैं। तो जैसे आपसे पहला पार्ट है इसका, एचसीएफ बताओ 12 और 18 का एचसीएफ बताओ तथा 12 और 18 का एलसीएम बताओ। तो सबसे पहले जिन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पूछा रहा है उसके आपको आवाज गुणनखंड कर दो। आवाज गुणनखंड का मतलब है 12 को आप ऐसे लेके करते थे ना इस फॉर्म में, ऐसे 18 को इस फॉर्म में लेके चलते थे। तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दो आप कोशिश करना है आपको इस जगह पे क्या आनी चाहिए, आवाज संख्या ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं भाज्य संख्या ले लो जगह ना, आवाज संख्या लेने